दीप्ति झा और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय समाचार। पहले एक नजर हेडलाइंस पर। मुंबई मनपा में शिंदे गुट की 125 सीटों पर नजर। महायुति में सीट बंटवारे की चर्चा हुई तेज। रहमान डकैत बयानबाजी से बड़ी सरगर्मी। रायबरेली एम्स में मनाया गया भव्य तरीके से स्थापना दिवस। 7वें स्थापना दिवस पर कार्यक्रम का हुआ आयोजन। 7 वर्षों के कार्यों की गिनाई गई उपलब्धियां। मुंबई एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग रेड अलर्ट मोड पर। स्मगलिंग पर कस्टम की कड़ी नजर। बैंकॉक से आए 11 यात्रियों से 8 मामलों में कार्यवाही। एनडीपीएस एक्ट के तहत सभी आरोपी गिरफ्तार, जांच जारी। रायबरेली एसआईआर फॉर्म में गड़बड़ी का आरोप। बारकोड में नामों का मिसमैच। विधायक ने डीएम से की शिकायत। सपा एमएलए ने सुधार की मांग की। कुख्यात गैंगस्टर सुभाष सिंह ठाकुर गिरफ्तार। यूपी की फतेहगढ़ सेंट्रल जेल से गिरफ्तार। मीरा भाईंदर वसई विरार क्राइम ब्रांच की बड़ी कार्यवाही। ठाणे कोर्ट ने 6 दिन की पुलिस कस्टडी में भेजा। मुंबई समेत पूरे महाराष्ट्र में 29 महानगर पालिकाओं के चुनाव घोषित होते ही सियासी हलचल तेज हो गई है। चुनाव की घोषणा के साथ ही मुंबई में सबसे ज्यादा गर्माहट देखने को मिल रही है, जहां दोनों शिवसेनाओं के बीच पोस्टर वॉर शुरू हो चुका है। मुंबई के अलग अलग इलाकों में लगे पोस्टर्स में किसी भी राजनीतिक दल का नाम तो नहीं लिखा गया, लेकिन इन पोस्टर्स का इशारा साफ तौर पर उद्धव ठाकरे बनाम एकनाथ शिंदे की सियासी लड़ाई की ओर जा रहा है। पोस्टरों में मराठी मानुष और मुंबई की सत्ता को लेकर भावनात्मक अपील की जा रही है। इस बीच सियासी बयानबाजी भी लगातार तेज हो रही है। पहले उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की ओर से उद्धव ठाकरे पर फिल्म धुरंधर के किरदार रहमान डकैत को लेकर तंज कसा गया, तो उसके जवाब में संजय राउत ने एकनाथ शिंदे को ही रहमान डकैत बता दिया। इन बयानों और पोस्टर वार ने साफ कर दिया है कि अगर मनपा चुनाव की सबसे ज्यादा गर्माहट कहीं देखने को मिलेगी तो वो मुंबई में ही होगी, क्योंकि मुंबई की सत्ता पाने का सपना हर राजनीतिक दल देख रहा है। मुंबई मनपा चुनाव और इन तमाम मुद्दों को लेकर हमारे मुंबई ब्यूरो हेड सर्वेश तिवारी ने एकनाथ शिंदे की शिवसेना के प्रवक्ता अरुण सावंत से खास बातचीत की। सुनिए। मुंबई सहित राज्य के तकरीबन 29 महानगर पालिकाओं के चुनाव घोषित होते ही मुंबई में सबसे ज्यादा राजनीतिक माहौल गर्म हो चुका है। मुंबई शहर में बीती रात अलग अलग इलाकों में कई पोस्टर लगाए गए। मुंबई के वर्ली इलाके में इस तरह के पोस्टर लगे कि उसका सीधा निशाना उद्धव ठाकरे परिवार की ओर किया गया और मुंबई को अलर्ट किया गया कि इस बार के चुनाव में वो अलर्ट रहे। हमारे साथ तमाम मामलों को लेकर बातचीत करने के लिए मौजूद हैं एकनाथ शिंदे शिवसेना के प्रवक्ता अरुण सावंत जी। अरुण जी, जिस तरह से चुनाव का ऐलान किया गया, सबसे पहला सवाल कि मुंबई की बात करें जिस पर सबकी नज़र है, कितनी सीटें आप लोग लड़ना चाहते हो? महायुति में कितनी सीटों की डिमांड रहेगी? देखिए, फिलहाल शिवसेना पार्टी में पिछली बार जो नगर सेवक थे और उसके पहले जो थे, ऐसे 125 नगर सेवक पार्षद हमारे पार्टी में है, तो 125 जगहों पर तो हम लड़ने वाले हैं। इस बात को मैं फिर एक बार दोहराता हूं, क्योंकि जो हमारे पास हमारे पार्टी के ऊपर, हमारे पार्टी के आला कमान आदरणीय एकनाथ शिंदे जी के ऊपर विश्वास रखकर शिवसेना में उन्होंने प्रवेश किया है, उनको टिकट देना तो पड़ेगा ही। और ये इन सारी जगहों पर हम जीतेंगे, ये पूरा विश्वास शिवसेना पार्टी को है। साहब जी, मुंबई के अलग अलग इलाकों में पोस्टर वार शुरू हो चुका है। हालांकि भी मुंबई से बाहर ये चीज़ दिखाई नहीं दे रही है। मुंबई के वर्ली इलाका हो, दादर इलाका हो, इस तरह के पोस्टर लगाए गए। सीधा निशाना उद्धव ठाकरे परिवार से अलर्ट रहे। ये एक फैमिली बिजनेस है, वोट देने से पहले एक बार सोचें। मुंबई को अलर्ट किया गया है। वहीं मुंबई के कुर्ला इलाके में, चुनाभट्टी इलाके में एक अलग तरह का पोस्टर लगा है कि मुंबई करो इस बार मराठी अस्मिता की लड़ाई है, मराठी मानुस की लड़ाई है। ऐसे लोगों से अलर्ट रहें जो आप लोगों को गुमराह कर रहे हैं। किस तरह से इसे देखते हैं? जिन्होंने भी ये बैनर लगाए हैं वो सही बैनर लगाए हैं, क्योंकि आपको मालूम होगा कि पिछले 30-40 सालों से इस मुंबई महानगर पालिका के ऊपर जिनका राज था, यानी उद्धव ठाकरे जी और उनके परिवार का 4-5 लोग मिलकर, 4-5 नेता ही इस नगर पालिका को संभाल रहे थे। इस मुंबई कर जो टैक्स के द्वारा एक एक रुपया इकट्ठा करता है, उसके ऊपर मुंबई करों का अधिकार होता है। मुंबई के विकास के लिए पिछले 30-40 सालों में जितना करना चाहिए था उतना काम
ये जो उद्धव ठाकरे जी और उनकी सेना है उन्होंने किया नहीं। इसीलिए मुंबईकरों ने इस बार तय किया है कि ऐसे ये जो ठाकरे परिवार जो है उनकी ओर से सावधान रहना चाहिए, क्योंकि जब भी चुनाव आते हैं खास करके मुंबई महानगर पालिका के, उस वक्त इन लोग एक ही रट लगाते हैं कि मुंबई करो सावधान हो जाए, मुंबई की अस्मिता, मराठी मानूस और महाराष्ट्र, ये 3 सब्जेक्ट लेकर वो मुंबई की जनता को गुमराह करने की कोशिश करते हैं और वोट मांगते हैं। लेकिन मुंबई की जनता की सुविधाओं के लिए जो करना चाहिए था वो 40 सालों में इन्होंने किया नहीं। मुंबई को लूटने का काम इन्होंने किया। जो गौर गरीब मुंबईकर यहाँ पर रहते थे वो इस मुंबई को छोड़कर मुंबई से बाहर जाकर रहने लग गए। लेकिन पिछले 3 सालों में आप देखें, खास करके जब मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी थे उस वक्त उन्होंने जो मुंबई छोड़कर मराठी मानुस बाहर गया था उनको फिर से मुंबई में लाने के लिए अलग अलग योजनाएं उन्होंने लाई। अलग अलग प्रकार की योजनाएं लाने की वजह से आज गौर गरीब जो मुंबईकर है, मराठी मानुस है, मुंबई में फिर से आया है। पिछले 3 सालों में और अभी उप मुख्यमंत्री बनते हुए भी एकनाथ शिंदे जी ने और हमारी महायुति सरकार ने इस मुंबई के विकास के लिए, प्रगति के लिए काफी योजनाएं शुरू की, जिसके ऊपर मुंबईकरों का विश्वास है, मुंबई को होकर खुश है। और इसलिए मैं आपके इस चैनल के द्वारा मुंबईकरों को ये आह्वान करूंगा कि इस मुंबई में मराठी अस्मिता, मराठी मानूस और महाराष्ट्र के संरक्षण के लिए ही एकनाथ शिंदे जी और उनकी जो महायुति सरकार है उसको साथ दीजिएगा और इस मुंबई को विश्व में नंबर 1 बनाने के लिए आप इस सरकार को मतदान करके इस मुंबई महानगर पालिका में बिठाइएगा। अरुण जी, हाल ही में एक फिल्म आई है अक्षय खन्ना की, धुरंधर। उस धुरंधर फिल्म में रहमान डकैत का उन्होंने किरदार निभाया है। शीतकालीन सत्र में एकनाथ शिंदे जी ने रहमान डकैत की तुलना उद्धव ठाकरे से की और आज संजय राउत ने रहमान डकैत की तुलना शिंदे, आप लोगों की तरफ इशारा किया है, शिंदे साहब की तरफ। किस तरह से इस तरह देखते हैं? देखिए, किसने क्या कहा है उसके ऊपर मैं टिप्पणी देना उचित नहीं होगा, लेकिन इतना तो जरूर है कि पिछले 30-40 सालों में इस मुंबई के ऊपर डकैती डालने का काम उद्धव ठाकरे जी, संजय राउत और उसके आसपास जो चौकड़ी रहती है उस चौकड़ी ने जरूर किया है। और इसीलिए रहमान डकैत जो है उसका उदाहरण एकनाथ शिंदे जी ने शायद दिया रहेगा, तो उसमें गलत तो कुछ है नहीं। मुंबई की जनता जानती है कौन डकैत है और कौन मुंबई का रक्षण करता है। ये थे अरुण सावंत जी जो सीधे हमसे बातचीत कर रहे थे। कैमरा संतोष इसले के साथ सर्वेश तिवारी, राष्ट्रीय समाचार, मुंबई। बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं। खबर रायबरेली से। रायबरेली एम्स में मनाया गया भव्य तरीके से स्थापना दिवस। 7वें स्थापना दिवस का कार्यक्रम जो है उसका आयोजन किया गया था। एम्स डायरेक्टर अमिता जैन के साथ एम्स प्रशासन कार्यक्रम में मौजूद रहा। एम्स के छात्रों ने भी अपनी कला पेश की। 7 सालों के कार्यों की उपलब्धियां गिनाई गई। एम्स डायरेक्टर अमिता जैन ने मीडिया को जानकारी दी। मेरा नाम अमिता जैन है, मैं एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एम्स रायबरेली हूँ। आज कौन सा कार्यक्रम हो रहा है और क्या कहेंगे कार्यक्रम के लिए? आज एम्स रायबरेली अपना 7वां स्थापना दिवस मना रहा है। इस दिन, आज के दिन इस संस्थान की फाउंडेशन स्टोन ले किया गया था। इस उपलक्ष्य में आज के दिन हर साल ये कार्यक्रम मनाया जाता है। 7 सालों में क्या बेहतर रहा है इस बार, क्या अलग हुआ है? जब यहाँ पर पुरानी चीनी मिल थी उससे लेकर आप आज तक देखिए तो बहुत कुछ बदला है और आगे भी बदलता रहेगा। नई नई योजनाएं आएंगी और किसी भी नए संस्थान को बनने में कम से कम 20 साल का समय चाहिए होता है, तो अभी 10 साल का और हॉराइजन। क्या लक्ष्य लेके चल रही है आप लोग? आगे के लिए लक्ष्य लेकर चल रहे हैं कि जो भी सुविधाएं इस एरिया में उपस्थित नहीं मिल रही हैं मरीजों को, वो यहाँ पर एम्स रायबरेली उनको मुहैया करा पाए। उसके अलावा जो यहाँ पर बच्चे पढ़ के निकले वो उच्चतम कोटि के डॉक्टर बने। मेरा नाम अमिता जैन है, मैं एग्जीक्यूटिव। में एसआईआर प्रक्रिया को लेकर सपा विधायक राहुल लोधी ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि एसआईआर
फॉर्म में गड़बड़ी हो रही है और फॉर्म में दिए गए बारकोड में हिंदू मतदाताओं के नाम की जगह मुस्लिमों के नाम दिखाई दे रहे हैं। विधायक के अनुसार अधिकांश एसआईआर फॉर्म में इस तरह के मिसमैच देखने को मिल रहे हैं। इस मामले को गंभीरता से लेते हुए राहुल लोधी डीएम हर्षिता माथुर से मिले और शिकायत दर्ज कराई। उन्होंने प्रशासन से मांग की है कि इस गड़बड़ी को तुरंत दूर किया जाए। राहुल लोधी हरचंदपुर विधानसभा क्षेत्र से सपा के विधायक हैं। यहाँ पर उन्होंने बयान जो दिया है सुनाते हैं। विधायक जी, आज जिलाधिकारी के पास पहुंचे थे, क्या है आप किस लिए यहाँ? देखिए, विधानसभा सत्र की शुरुआत हो रही है 19 तारीख से और हम सभी समाजवादी पार्टी के विधायक मिलकर अपने क्षेत्र समेत प्रदेश में जो समस्याएं हो रही हैं उसको लेकर के हम लोग पूरे तरीके से तैयारी करके 18 तारीख को बैठक है पार्टी कार्यालय में। उस बैठक के साथ साथ जो इस तरह प्रयास रहेगा हम लोग क्षेत्र की समस्याएं लेकर के हम लोग सदन में उतरेंगे। और आज हम जिलाधिकारी महोदय जी से मुलाकात की है। जिस प्रकार से आप देखा एसआईआर की प्रक्रिया चालू है और जहां पर मैंने देखा कि कई दिनों से हम लोग क्षेत्र में काम कर रहे हैं, एसआईआर को लेकर के बहुत सीरियस हैं। जैसे कई बूथ हैं, 248 है, 233 है, आपका 218 है, 217 है, लगभग 50 बूथों का हमने काम किया। उसमें एक चीज़ निकल के आई है, जो हम लोग को फॉर्म बटे उसमें जो बार कोड स्कैनर लगा है, उसमें जब बीएलओ स्कैन कर रहा है तो स्कैन करने पर जैसे मान लीजिए मेरा नाम राहुल है, मैंने स्कैन किया कि मेरी डिटेल आ जाएगी, तो उसमें मतलब मैं हिंदू हूँ, हिंदू ना भी उसमें मुस्लिम की डिटेल स्कैन करने पे निकल रही है। तो ऐसे एक बूथ पे 50 लोग लगभग मिसमैच्ड हैं। तो मेरा कहना है कि हम जिस बूथों पे गए वहाँ लगभग 50, कहीं 30, कहीं कुछ, कहीं 40, कहीं 25, कहीं 11, तो इस तरह करके लगभग 50 बूथों पे हमें लगता है कई ऐसे लोग हैं, बहुत सी संख्या, बड़ी संख्या है जिसमें मिसमैच्ड निकला। तो पहले बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं। खबर मुंबई से। नए साल के जश्न से पहले मुंबई कस्टम विभाग पूरी तरह रेड अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है और स्मगलिंग करने वाले अपराधियों पर पैनी निगाह रखे हुए हैं। इसी कड़ी में मुंबई एयरपोर्ट पर कस्टम्स अधिकारियों ने बड़ी कार्यवाही करते हुए भारी मात्रा में हाइड्रोपोनिक वीड जब्त की है। मुंबई कस्टम जोन 3 के एयरपोर्ट कमिश्नरेट के अधिकारियों ने 11 दिसंबर से 15 दिसंबर 2025 के बीच ड्यूटी के दौरान कुल 8 मामलों में बैंकॉक से आए 11 यात्रियों से 33.422 किलोग्राम हाइड्रोपोनिक वीड गांजा जब्त किया है। इस जब्त की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत तकरीबन 33 करोड़ रुपए से ज्यादा बताई जा रही है। कस्टम्स अधिकारियों के मुताबिक प्रोफाइलिंग के आधार पर बैंकॉक से आए अलग अलग उड़ानों में से 5 यात्रियों से 4 मामलों में 16.482 किलोग्राम हाइड्रोपोनिक वीड जब्त की गई, जिसकी कीमत करीब 16.482 करोड़ बताई जा रही है। वहीं विशिष्ट खुफिया जानकारी के आधार पर 6 अन्य यात्रियों से 4 मामलों में 16.940 किलोग्राम हाइड्रोपोनिक वीड जब्त की गई, जिसकी कीमत लगभग 16.940 करोड़ रुपए आंकी गई है। इस मामले में सभी आरोपियों को नारकोटिक ड्रग्स और साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट 1985 के तहत गिरफ्तार कर लिया गया है। कस्टम्स विभाग अब इस ड्रग तस्करी के पीछे सक्रिय नेटवर्क और अंतर्राष्ट्रीय कनेक्शन की जांच में जुटा हुआ है। बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं। खबर अयोध्या से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट अयोध्या पहुंचे और वहां से सड़क मार्ग द्वारा अयोध्या धाम स्थित हिंदू धाम के लिए रवाना हुए। उन्होंने पहले साकेतवासी और राम मंदिर आंदोलन के पुरोधा पूर्व सांसद स्वर्गीय डॉक्टर रामविलास दास वेदांती के आवास पर जाकर उन्हें पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। मीडिया से बातचीत में मुख्यमंत्री ने वेदांती जी के योगदान को स्मरण करते हुए उन्हें राम जन्मभूमि आंदोलन का समर्पित सिपाही बताया और उनके जीवन को राम काज के लिए समर्पित बताया। उन्होंने कहा कि वेदांती जी का जीवन भव्य राम मंदिर निर्माण और अयोध्या धाम के विकास के लिए समर्पित रहा। श्रद्धांजलि देने से पहले सीएम योगी ने भगवान रामलला और हनुमानगढ़ी का दर्शन और पूजन भी किया। इसके बाद वो हिंदू धाम आश्रम पहुंचे और साकेतवासी डॉक्टर रामविलास वेदांती को श्रद्धांजलि देने के बाद लखनऊ के लिए रवाना हुए। श्री राम जन्मभूमि मुक्ति अभियान के वरिष्ठ सदस्य वशिष्ठ भवन अयोध्या के श्री महंत डॉक्टर रामविलास वेदांती जी महाराज भौतिक देह से आज हमारे बीच में नहीं हैं। उनका पूरा जीवन अयोध्या धाम में रामलला के भव्य मंदिर के निर्माण
और अयोध्या धाम के विकास के लिए समर्पित रहा है। एक प्रकार से कहें तो पूरा जीवन उन्होंने राम काज के लिए अपना समर्पित किया था। और ये संजोग ही है कि श्री राम की पावन कथा का वाचन करते करते उनकी भौतिक देह भी नश्वर काया से उन्होंने मुक्ति ली है। मुंबई से सटे विरार के चौल बिल्डर समय चौहान हत्याकांड में पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। मीरा भाईंदर वसई विरार पुलिस की क्राइम ब्रांच ने इस मामले में मुख्य आरोपी और कुख्यात गैंगस्टर सुभाष सिंह राठौड़ को उत्तर प्रदेश की फतेहगढ़ सेंट्रल जेल से गिरफ्तार किया है। गिरफ्तारी के बाद मंगलवार सुबह सुभाष सिंह ठाकुर को ठाणे कोर्ट में पेश किया गया, जहां अदालत ने उसे 6 दिन की पुलिस कस्टडी में भेज दिया है। पुलिस अब उससे हत्या के पीछे की साजिश और नेटवर्क को लेकर गहन पूछताछ करेगी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि विरार निवासी चौल बिल्डर समय चौहान की 26 फरवरी 2022 को विरार के मनवेल पाड़ा इलाके में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस सनसनीखेज मामले में अब तक 13 आरोपियों को मकोका के तहत गिरफ्तार किया जा चुका है। कुख्यात अंडरवर्ल्ड डॉन सुभाष सिंह ठाकुर इस हत्याकांड में मुख्य आरोपी बताया जा रहा है। अयोध्या के साकेतपुरी स्थित निर्मला हॉस्पिटल में गंभीर लापरवाही का आरोप लगाया गया है और सामने आया है। परिजनों का दावा है कि मरीज को डिस्चार्ज से पहले दी गई दवा के कारण उसकी हालत अचानक बिगड़ गई और उसे लखनऊ जो है रेफर कर दिया गया। रास्ते में मरीज की हालत नाजुक हो गई, बाद में उसकी मौत हो गई। सोशल मीडिया पर हॉस्पिटल स्टाफ का एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें कथित तौर पर ओवरडोज को स्वीकार किया गया है कि ओवरडोज हुआ था। परिजनों ने मुख्यमंत्री और प्रशासन से अस्पताल को सील कर कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। ये मामला अयोध्या कोतवाली क्षेत्र का बताया जा रहा है। कोडरमा के तिलैया डैम स्थित ग्रीजली विद्यालय में एक बड़ी घटना हुई है और सामने आई है। स्कूल की लॉन्ड्री में इस्तेमाल होने वाले आयरन के स्टीम बॉयलर के फटने से 5 लोग घायल हो गए। सभी घायलों को इलाज के लिए निजी क्लिनिक में भर्ती कराया गया है। घायलों का कहना है कि बॉयलर पिछले 4 दिनों से खराब था और इसे बदलने की मांग की जा रही थी, मगर प्रबंधक द्वारा इसे बदलने में देरी की वजह से यह हादसा हुआ। स्कूल प्रबंधक अविनाश सेठ ने कहा कि घटना बॉयलर फटने से हुई है और घायलों का इलाज चल रहा है, जबकि बॉयलर खराब होने की बात से उन्होंने इनकार किया। यह घटना इस प्रतिष्ठित आवासीय विद्यालय में बड़ी लापरवाही को उजागर करती है, जहां बिहार, झारखंड के कई जिलों के छात्र रहकर पढ़ाई करते हैं। ऐसे में लॉन्ड्री का स्टीम बॉयलर खराब होने की स्थिति में उसे नहीं बदला जाना बड़ी लापरवाही को दर्शाता है। घटना में घायल सभी कर्मचारी बिहार के गया जिले के रहने वाले हैं। ऐसे तो 5 आदमी हैं, 5 में 2 को गंभीर है और 3 को घायल है। 3 लोग छत पर से कोई नहीं गिरा, सब बॉयलर प्लस स्ट्रेस के कारण से हुआ है। मशीन पहले से ही खराब था ना जी, उसमें चल रहा था। हाँ। में ऑटो कट नहीं हो रहा था, ऑटो कट होता तो नहीं ब्लास्ट होता। बदलने के लिए बोल रहे थे, बदला नहीं। क्या नाम आपका? गुड्डू कुमार रजक। बाकी लोग क्या नाम है? प्रमोद रजक है, गौतम रजक है और एक राजेश प्रसाद है, एक हमारे इंचार्ज है राजेश सिंह। कहाँ के रहने वाला आप लोग? हम लोग बिहार के। कहाँ से? बिहार गया जिला के हैं। और एक मैंने 3-4 हो गए हैं जिला के। आयरन का बॉयलर हो जाता है, जो गर्म पानी होता है। हम लोग का स्टीम प्रेस जो बॉयलर होता है वो ऑटो कट 4 दिन से खराब था जी। घींच तिरछ के चला रहे थे। आज भी बोला गया कि सुबह लॉन्ड्री में लोग प्रेस कर रहे थे, उसी में जो स्टीम आयरन होता है वही ब्लास्ट कर गया, मतलब फट गया। वो स्टीम ज़्यादा हो जाने से उसी में गर्म पानी से सबको छीटा पड़ गया, उससे इंजरी हो गया थोड़ा थोड़ा सबको। कितने लोग घायल हैं? घायल क्या मैंने वो मेन थोड़ा सा ज़्यादा 2 को लगा, बाकी सब थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का जले हैं। वो जो घायल है, टोटल 5 लोग हैं। घायल जो है उनका कहना है कि जो स्टीम था उसको बदलने के लिए बोला जा रहा था, लेकिन नहीं बदला जा रहा था। अगर शायद बदला जाता तो ये घटना नहीं घटती। ऐसा तो हमारी जानकारी में नहीं है।
कि बदला जाना है, वो तो प्रॉपर मेंटेनेंस का काम तो उसमें चलते ही रहता है। और बहुत बड़ा चीज़ नहीं है कि वो स्टीम आयरन बहुत बड़ा चीज़ नहीं है, सबके घर में रहता है। और पता नहीं कैसे इसमें ये इस तरह से फटा, ये तो हम लोग अपने भी आश्चर्य लग रहा है। तो आम चीज़ है, सबके यूज होने वाला। खबर सीतापुर से। सीतापुर के संदना थाना क्षेत्र में ट्रक और कार में जोरदार भिड़ंत, कोहरे के अंधेरे में होने से अफरा तफरी का माहौल हो गया। बताया जा रहा है कि हादसे में जम्मू कश्मीर के कार सवार 4 यात्री घायल हो गए। जम्मू से सभी नैमिष दर्शन के लिए आए हुए थे और CHC मछरेटा से घायलों को जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। बिजौली ग्रोथ सेंटर क्षेत्र में RSPL घड़ी फैक्ट्री के पास स्थित नवभारत ब्रेड फैक्ट्री में आज सुबह अचानक आग लगने से हड़कंप मच गया। आग लगते ही फैक्ट्री परिसर में अफरा तफरी का माहौल बन गया। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियां मौके पर पहुंची और त्वरित कार्यवाही करते हुए आग पर काबू पा लिया गया। समय रहते आग बुझा लिए जाने से किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई और न ही किसी को कोई बड़ा नुकसान हुआ है। फिलहाल आग लगने के कारणों की जांच जो है वो की जा रही है। फायर ब्रिगेड की तत्परता से बड़ा हादसा टल गया, जिससे फैक्ट्री प्रबंधन और स्थानीय लोगों ने राहत की सांस ली। साबुन फैक्ट्री के बगल में ब्रेड की फैक्ट्री है जी। इसी में आग की सूचना मिली तो हमारी 2 फायर टेंडर आए जी और आग को पूर्ण रूप से बुझाए। लगभग कितनी नुकसान, कुछ जानकारी मिली सर? अब ये तो जांच का विषय है, ये भी बताएंगे, मालिक भी बताएंगे, हमारे प्रभारी भी आकर देखेंगे कितना नुकसान हुआ। खबर कानपुर से। शिवली कोतवाली क्षेत्र के केसरी निवादा में सोमवार देर रात दबंगों ने शराब की दुकान पर हमला कर दिया। हमले में जो दुकान का मालिक था और सेल्समैन था, दोनों को ही बुरी तरह पीटा गया। जो तस्वीरें सामने आई है उसमें साफ साफ नजर आ रहा है। घटना के दौरान हमलावरों ने दुकान में लूटपाट का भी प्रयास किया, लेकिन किसी वजह से कामयाब नहीं हो पाए। घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी। पुलिस ने आसपास लगे CCTV फुटेज को खंगालना शुरू कर दिया ताकि अपराधियों की पहचान की जा सके। घायल दुकान का जो मालिक था और सेल्समैन है, उनको स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है। स्थानीय लोग और दुकानदार इस घटना से सख्ते में हैं और प्रशासन से सुरक्षा बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। और इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता दें सूरत से। जहां सूरत से ये बड़ी खबर सामने आ रही है, आपकी स्क्रीन पर आपको बता रहे हैं। देखिए, सूरत के गोडादरा डबल मर्डर केस में सनसनीखेज खबर सामने आई है। मुख्य आरोपी शिवा टकला की गिरफ्तारी के दौरान हमला हुआ है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आरोपी ने PSI पर पत्थर फेंका, पुलिस पर हमला करने की कोशिश की, PSI की रिवॉल्वर छीनकर फायर करने की कोशिश की। पुलिस ने आत्मरक्षा में जवाबी फायरिंग की है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सूरत से आ रही है। सूरत गोडादरा डबल मर्डर केस में ये सनसनीखेज खबर सामने आई है। मुख्य आरोपी शिवा टकला की गिरफ्तारी के दौरान हमला हुआ है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सूरत के गोडादरा में ये दोहरे हत्याकांड मामले में मुख्य अपराधी शिवा टकला को गिरफ्तार करने के लिए जब गोडादरा पुलिस की टीम वहां पहुंची तो वहां मौजूद PSI के ऊपर शिवा टकला ने पहले पत्थर से हमला किया, मगर पत्थर छूटकर पुलिस की गाड़ी पर लगा और उसके बाद जानकारी सामने आ रही कि इस दौरान उसने PSI की रिवॉल्वर निकालकर हमला करने की कोशिश की और इसी के बाद पुलिस ने तो बचाव में जवाबी कार्यवाही की। उसी दौरान PSI ने 2 राउंड फायरिंग की, जिसमें गोली जो है वो शिवा के पैर पर जा लगी। इसके बाद गोडादरा पुलिस शिवा टकला को अस्पताल में इलाज के लिए ले गई, जहां पर शिवा टकला का फिलहाल जो है इलाज शुरू है। मगर ये बड़ी खबर देखिए, आपको बता रहे, तस्वीरों में भी आप ये देख पा रहे होंगे कि ये जो पूरा मामला है पहले भी चर्चा में आया था और अब एक बार फिर पुलिस द्वारा बड़ी कार्यवाही को अंजाम दिया गया है। भागने की कोशिश जो है वो की और इसी दौरान पुलिस द्वारा बचाव में यह हमला जो है किया गया है, जिसकी तस्वीरें सामने आई है। जो शिवा टकला नाम का जो मुख्य वांटेड आरोपी था हमारे गोदादरा के डबल मर्डर केस में, इसे टेक्निकल और ह्यूमन इंटेलिजेंस से हमारी गोदादरा की टीम ने इसको वर्कआउट करके निकाला कि ये अहमदाबाद में छुपा हुआ है। वहाँ से अहमदाबाद से एक टीम इसको लेके आ रही थी और क्योंकि ये आरोपी जो है ये पहले भी गुनाही इतिहास प्रवृत्ति का है और जुनूनी प्रवृत्ति का है, इसीलिए गोदादरा के हद विस्तार में जब एंट्री करी तो यहाँ पे हमारी टीम यहाँ पे उसको रिसीव करने के लिए गई। PSI और जो पुलिस की गाड़ी वहाँ पे गई। यहाँ पे उसने जब वहाँ पे इसको रिसीव करने के लिए हम वहाँ पे खड़ी गई तो इसने ऐसा बोला, बहाना बनाया कि मुझे बहुत वॉमिटिंग आ रही है, मुझे नहीं तो मैं गाड़ी में उल्टी कर दूंगा, ऐसा वैसा करके बहाना बनाया
और बहाना बना के ये 2 कांस्टेबल्स इसके साथ गए इसको पकड़ के। वहाँ पे इसने एक बड़ा पत्थर उठाया और पत्थर उठा के सीधे पीएसआई के सर पे ऊपर मारने के इरादे से उसके सर पे मारने की कोशिश की। पीएसआई साइड में हटा और ये पत्थर सीधे जाके पुलिस की गाड़ी में जाके टकराई और सामने का कांच टूट गया। फिर इसने जो वहाँ पे पीएसआई अपना हाजिर था उसका जो रिवॉल्वर है पिस्टल है उसको पिस्टल निकालने की कोशिश की तो जबरदस्ती उसको किसी तरह से पीएसआई ने इस पकड़ को छुड़ाया। दूसरी बार भी उसने पत्थर उठाया दूसरी बार भी मारने की कोशिश की तो 100 बचाव में पीएसआई ने उसके पैर पे 2 राउंड फायरिंग की जिसमें 1 राउंड उसको पैर में लगा। सर शिवा अकेला था या कोई और था? सामने कितने पुलिस वाले? सामने जो अपनी जो पुलिस की गाड़ी गई थी उसमें 2 पुलिस वाले थे, एक पीएसआई एक ड्राइवर था और उसको 5 पुलिस वाले वहां से लेके आ रहे। शिवा की हिस्ट्री ऐसी है कि शिवा के ऊपर पहले भी एक मर्डर का आरोप है और 307 का आरोप है। पहले ही बाहर निकला था ऐसा था? इसमें प्राथमिक जानकारी जो हमें मिली है उसमें जो आपको हमने इन्फॉर्मेशन दे दी है। अभी हम डिटेल में गलत गाँव में कहाँ ये घटना बनी? लेवल गाँव में कहाँ ये घटना बनी? देवत गांव में जो मेन रोड है मेन रोड के सामने एक खाड़ी विस्तार है उधर ही एक घटना बनी। सर शिवा बड़ा बुटलेगर है? नहीं ऐसा अभी कोई ऐसा पता नहीं चला है लेकिन इसमें हम कोई भी रूल आउट नहीं कर रहे हैं। अगर कोई इसमें कोई ऑफेंस रजिस्टर्ड होगा तो इसमें भी हम तपास करेंगे। और सर जब ये डबल मर्डर की घटना बनी तभी भी गोडादरा इलाके में इसका बुटलेगर का दारू का अड्डा चल रहा था? नहीं हम इसमें प्राथमिक तपास में जो हमें सामने आया वो हमने आपको बताया। इसमें डिटेल इन्वेस्टिगेशन करके एसआईटी की गठन किया जाएगा और इसमें जो डिटेल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट आएगा वो आपसे सर ये बुटलेगर है और आराम से मर्डर का आरोपी है अन्य आरोपी है फिर भी पुलिस किस तरीके से उसके इलाके में दारू का धंधा करने दे? पुलिस अपना हम इसमें मर्डर का इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और मर्डर का इन्वेस्टिगेशन में काफी मेहनत करके हमने इसको टेक्निकल और ह्यूमन इंटेलिजेंस से ट्रेस किया है और सारे आरोपियों को हम जल्दी से जल्दी न्यायिक जो भी कार्रवाई होगी न्यायिक कार्रवाई। ये तो वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए राष्ट्रीय समाचार।